ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ओपन चेन कंपाउंड्स की, और ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने फिनिश भी कर लिया था, ये हमने खत्म कर लिया था। एक छोटा सा पॉइंट मैं और उसमें चाहूंगा कि कवर करूं, और देन हम लोग चलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, तो एक छोटा सा पॉइंट और है, और ये है डाइपोल मोमेंट। देखिए, अगर कोई भी कंपाउंड आपका कॉन्फॉर्मर्स बनाएगा तो उसके जो एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, गॉश फॉर्म, पार्शियल एक्लिप्स्ड या बहुत सारे आपके स्क्यू फॉर्म्स, उन कंपाउंड्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है, उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, वो अलग अलग फॉर्म के डाइपोल मोमेंट की मदद से कैलकुलेट करते हैं। और उसका फॉर्मूला ये है कि नेट डाइपोल मोमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ith फॉर्म इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ ith फॉर्म स्क्वायर। मतलब आप इसको कह सकते हो कि म्यू फॉर स्टैगर्ड स्क्वायर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड प्लस म्यू एक्लिप्स्ड स्क्वायर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड सो ऑन। तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कंपाउंड्स का टोटल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसकी मदद से ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे देखो, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉश कॉन्फॉर्मर ऑफ दिस। मतलब आपको इसके सिर्फ गॉश कॉन्फॉर्मर का डाइपोल मोमेंट निकालना है। अगर कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट 1/, और मोल फ्रैक्शन एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म का 0.82 है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का यहां जो फार्मूला दिया है, हमको वही फार्मूला लेके चलना पड़ेगा। जैसे ऊपर हमने जो फार्मूला लिखा था उसमें म्यू का स्क्वायर है, आइडियली वही होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में फार्मूला अलग से कुछ हाइपोथेटिकली दिया है तो हम उसी फार्मूले को लेकर चलेंगे। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि जो म्यू नेट है वो आपका बराबर होगा म्यू एक्लिप्स्ड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्लिप्स्ड, म्यू गॉश फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश फॉर्म, म्यू आपका स्टैगर्ड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड, म्यू पार्शियली एक्लिप्स्ड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियली एक्लिप्स्ड। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि रूम टेम्परेचर पर हमारा जो एक्लिप्स्ड फॉर्म का मोल फ्रैक्शन है वो हम लगभग 0 लेकर चलते हैं, और पार्शियली एक्लिप्स्ड का भी लगभग 0, क्योंकि आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पर एक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए उनको हम यहां काउंट नहीं कर रहे होते हैं। तो मोल फ्रैक्शन एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड का हमने 0 ले लिया। और एक और चीज, आपका डाइपोल मोमेंट स्टैगर्ड का 0 होगा, क्योंकि स्टैगर्ड में आपके ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री पर, तो वेक्टर्स का कैंसिलेशन हो जाएगा, तो इसलिए वहां म्यू स्टैगर्ड बराबर 0 हो जाएगा। ओके, और अगर इसको यहां पुट किया जाए तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये भी 0, क्योंकि म्यू स्टैगर्ड 0। अब आप अगर डेटा पुट करें तो नेट डाइपोल मोमेंट 1/, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका दिया है एंटी का 0.82, तो 0.18 बचेगा आपका गॉश फॉर्म का। भाई पार्शियली एक्लिप्स्ड और एक्लिप्स्ड का मोल फ्रैक्शन हम 0 लेते हैं, और स्टैगर्ड का 0.82 है, तो बाकी का जो बचा वो डाइपोल आपका मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, गॉश फॉर्म इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉश फॉर्म। तो देखो यहां से गॉश फॉर्म का डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 1/0.82। आई बात समझ में? तो ये एक तरीका होता है कॉन्फॉर्मर्स में डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन का। फाइन, तो ये एक जो क्वेश्चन था, इससे काफी हद तक चीजें आपको समझ आई होंगी। एक क्वेश्चन है, अगर आप देखो इसके नीचे, कि इनमें से किन कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं है या 0 है। मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन है, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट 0 है और किन का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। अगर मान लीजिए हमको ये कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करें और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। देखेगा, जैसे यहां पर एक वेक्टर कार्बन से क्लोरीन और दूसरा वेक्टर कार्बन से क्लोरीन एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, तो म्यू 0 हो जाएगा। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। केमिकल बॉन्डिंग में यहां देखो, यहां भी जो दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और इसलिए ट्रांसफॉर्म का भी म्यू 0। समझ आई बात? अच्छा, यहां भी ऐसा लगता है, जब एक OH ऊपर और एक OH नीचे, तो यहां भी लगता है कि इसका म्यू 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण यह है कि यहां पर जो OH ग्रुप अटैच्ड है ना, वो डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स बना सकता है। जैसे
जैसे एक हो सकता है कि यहां पर O और ये आपका O और H ऐसे जोड़ा है, O और H ऐसे एक्लिप्स्ड फॉर्म में। चूंकि ये वाला बॉन्ड आपका सिग्मा है तो ये रोटेट होकर आपके स्टैगर्ड या गॉश फॉर्म में भी जा सकता है, जैसे ये OH और यहां का OH ऐसे आ जाए तो ये स्टैगर्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर अगर इन सबके डाइपोल मोमेंट को ऐड किया जाए, जैसे स्टैगर्ड का म्यू 0 हो जाएगा क्योंकि वेक्टर अपोजिट है, लेकिन एक्लिप्स्ड का तो म्यू 0 नहीं होगा क्योंकि इसके वेक्टर तो अपोजिट नहीं है। तो अगर इस कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट निकालोगे म्यू नेट, तो वो ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि जब सभी फॉर्म्स का सम करोगे तो वो ऑब्वियसली नेट 0 नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि यहां क्लोरीन में क्यों 0 हो गया था, क्योंकि क्लोरीन में बस एक ही वेक्टर है जो ऊपर की तरफ है, और चूंकि ये प्लेनर ट्रायंगुलर शेप है तो क्लोरीन ऊपर ही की तरफ होगा। नीचे भी प्लेनर ट्रायंगुलर शेप है तो ये क्लोरीन नीचे की ही तरफ होगा, तो ये वेक्टर ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे। बट वहां पर इस सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली दो वेक्टर्स अपोजिट हैं, कैंसिलेशन हो जाएगा ट्रांसफॉर्म का, सो म्यू इक्वल टू 0। यहां भी NO2 में कैंसिलेशन हो जाएगा तो इसका म्यू बराबर 0 होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि इसके केस में भी ये जो सिग्मा बॉन्ड है अगर उसको कंसीडर किया जाए तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है। तो देखिए जरा, एक ऑप्शन है कि यहां पर जोड़ा है N, डबल बॉन्ड इधर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर है, और यहां पर आपका N और डबल बॉन्ड यहां है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां है। फिर अगली बार आप क्या कर सकते हैं, इसका रोटेशन करा सकते हैं। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट बॉन्ड्स आपके लगे हैं, ग्रुप्स लगे हैं, म्यू 0 होगा। SH अगेन म्यू 0 नहीं होगा, सिमिलर टू OH। साइनाइड को देखकर लगता है कि इसका म्यू 0 होना नहीं चाहिए, जैसे OH का नहीं है ना, या SH का नहीं है, तो इसका भी लगता है 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि साइनाइड में जो कार्बन एटम है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये पूरा जो शेप है वो आपका लीनियर हो जाएगा। और ऐसे ही यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N में ये कार्बन sp है, तो ये पूरा शेप लीनियर होगा। अब जरा तुम समझने की कोशिश करो कि अगर ये लीनियर होगा तो ये वाला वेक्टर कार्बन और कार्बन का वेक्टर जो होगा इधर से इधर होगा, क्योंकि sp2 से sp कार्बन, और ये वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही कार्बन से नाइट्रोजन का वेक्टर इस कार्बन से नाइट्रोजन वेक्टर से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए इस कंपाउंड का जो म्यू है वो 0 हो जाएगा। और यहां पर तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा क्योंकि ऊपर और नीचे का ग्रुप ही अलग है, तो वेक्टर के कैंसिलेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारे एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और गॉश फॉर्म की अगर बात करें, मतलब एक बात आप लोग नोट करके लिख सकते हो कि अगर हम लोग अपने एक्लिप्स्ड फॉर्म, जैसे एक्लिप्स्ड फॉर्म में लेट से आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है और ये इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है, नो डाउट इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 तो होगा नहीं। मैं अगर इसके लेट से स्टैगर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैगर्ड फॉर्म में दोनों जो OH हैं वो अपोजिट होंगे, वेक्टर अपोजिट होंगे, तो इस स्टैगर्ड फॉर्म का जो म्यू है वो 0 होगा। गॉश फॉर्म की बात करें, गॉश फॉर्म में OH और OH ना ही अपोजिट होंगे ना ही सेम साइड होंगे, ये बात आप जान रहे हैं, 60 डिग्री एंगल पर होंगे, तो म्यू 0 तो नहीं होगा। बट गॉश फॉर्म का जो म्यू है वो एक्लिप्स्ड से तो कम ही रहेगा, तो शायद सबसे ज्यादा एक्लिप्स्ड, फिर गॉश फॉर्म, फिर स्टैगर्ड। और जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पीछे कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर एक्लिप्स्ड का परसेंट बढ़ता है, ये बताया ना मैंने। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे और एक्लिप्स्ड का परसेंट बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे और एक्लिप्स्ड का परसेंट अगर यहां बढ़ेगा और एक्लिप्स्ड वही है जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो तुम्हारे कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो कंपाउंड इस तरह से कॉन्फॉर्मर्स बनाएंगे उन कंपाउंड्स का
टेम्परेचर बढ़ाने पर डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्लिप्स्ड का परसेंट बढ़ेगा और एक्लिप्स्ड का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो मिक्सचर के अंदर वो वाली फॉर्म बढ़ जाएगी जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपके मिक्सचर का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ेगा। तो ये एक डिस्कशन था जो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए पहले